नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के उस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर, भारत के उस अभूतपूर्व घटनाक्रम पर जिसके तहत भारत ने अपने विक्रम लैंडर के जरिए उस चांद को छू लिया। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि 23 अगस्त की शाम 6 बजे देश के 140 करोड़ नागरिक और देश के प्रधानमंत्री भी उस पल का बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि जब चांद की कक्षा में पहुंचा विक्रम लैंडर उस पर उतरने की तैयारी कर रहा था और सबकी सांसें रुकी हुई थीं कि कहीं चंद्रयान 2 की तरह फिर से घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वह चांद की सतह पर नजदीक पहुंचता गया, लोगों का विश्वास बढ़ता गया। पहले ये बताया गया कि चांद से विक्रम लैंडर महज 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर उसे मीटर में बताया गया। और जैसे ही 400 मीटर की दूरी पर था, अचानक ये खबर सबको गुदगुदा गई, सबको रोमांचित कर गई कि भारत ने आखिरकार उस चांद पर फतह पा ली। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि ये चांद पर भारत की यह फतह या भारत के ये इसरो के द्वारा ये जो तैयार किया गया ये मिशन चंद्रयान मिशन 3, यह केवल एक दिन की घटना नहीं थी। यह ठीक है कि उस घटना के दिन पूरा भारतवासी रोमांचित हुआ। उस दिन इसरो के समर्थन में न जाने कितने सारी धुनें बजाई गई, भारत की सरकार के एक तरह से विरह गान किए गए, पूरे दुनिया में ये खबर बनी। कहीं ना कहीं नासा ने भी इस भारत की उपलब्धि को सराहा और ये कहा कि चांद पर तो दुनिया के 4 मुल्क गए, अमेरिका, रूस, चीन और भारत, लेकिन भारत ये वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसका ये लैंडर जो है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया। वह दक्षिणी ध्रुव जहां पर, क्योंकि बिल्कुल ध्रुव माना जाता है, जहां पर कि अंतरिक्ष यानों का पहुंचना बड़ा ही मुश्किल माना जाता है। और भारत ने भी इसमें कहीं ना कहीं 2 बार पूरी तरह से विफलता पाई और तीसरी बार उसे पूरी तरह से फतह मिली। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि इस चंद्रयान पर पहुंचने के बाद भारत के बारे में न केवल अंतर्राष्ट्रीय बल्कि राष्ट्रीय मीडिया में हर जगह चर्चाएं चल रही हैं। हर जगह जो है राष्ट्रवाद की धुनें बज रही हैं, सरकार की पूरी तारीफें हो रही हैं। जब चंद्रयान 2 जो विफल हुआ था तो कई तरीके का तंज हमें सहना पड़ा था, लेकिन हमें नहीं सफलता से नहीं अति उत्साहित होना है, नहीं विफलता से निराशा होनी है। और इसी वजह से हम दीर्घ काल में कोई भी सफलता का एक तरह से कोई भी नियोजन, सफलता की कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आज मेरे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह बताना भर नहीं है कि हमारे भारत के चंद्रयान मिशन ने बहुत बड़ी सफलता पाई है, बल्कि यह बताया है कि देशों का इतिहास एक दिन में नहीं बनता। उसके लिए न जाने दशकों, शताब्दियों तक प्रयास करना पड़ता है। सरकार के नेतृत्व को, सरकार के नियामक को कहीं ना कहीं बड़ी दूरदर्शितापूर्ण प्लानिंग करनी पड़ती है। भारत के हुक्मरानों की हमें तारीफ करनी होगी कि आजादी के बाद जब यह मुल्क इतना गरीब था, जहां पर कि भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, न जाने कितनी बड़ी समस्या थी, आजादी की गुलामी की दास्ता के बेड़ियों में जकड़ने के बाद हमारी बहुतायत जनसंख्या 2 जून के रोटी के लिए तरसती थी। हमारा खेती, हमारा उद्योग, हमारा पूरा जनजीवन बिल्कुल जो है कमजोर था, असहाय था, निस्सहाय था। लेकिन इसके बावजूद अपनी सारी प्राथमिकताओं को लेते हुए भारत की सरकार ने आजादी के बाद उन दूरदर्शी योजनाओं को भी लेना नहीं भूला जो कि आज भारत के शान में, भारत के कहीं ना कहीं समर्थन में नई इबारत लिख रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ 4-5 ऐसे बुनियादी काम किए, जैसे कि उन्होंने अंतरिक्ष को भारत सरकार का एक प्राथमिक एक तरह से कहीं ना कहीं मुद्दा बनाया, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। कहीं ना कहीं अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के जरिए इसरो की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू का वो विजन था। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उन्होंने भारत को कहीं नहीं दूरदर्शितापूर्ण तरीके से परमाणु विज्ञान में भी
परमाणु टेक्नोलॉजी में भी कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा उसकी आधारशिला रखी और हमने कहीं ना कहीं एक परमाणु आयोग बनाया, हमने कहीं ना कहीं रिएक्टर बनाए, कहीं ना कहीं नाभिकीय आणविक ऊर्जा का हमने कहीं ना कहीं शुरुआत की। हम बात करेंगे अंतरिक्ष और परमाणु के बाद भारत के एक तरह से बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के, भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के, भारत की विदेश नीति को लेकर के, जो उस समय जो एक तरह से बिल्कुल दो ध्रुवीय जो विश्व हो चुका था, अमेरिका और रूस के दो बड़ी महाशक्तियों के खेमे के बीच में दुनिया के तमाम मुल्क कहीं ना कहीं किसी का पक्ष लेकर अपनी अपनी एक तरह से हैसियत और अस्तित्व को एक तरह से पुख्ता रखे हुए थे। लेकिन भारत ने उस माहौल में भी गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, भारत ने उस माहौल में भी उससे पहले पंचशील का सिद्धांत दे करके कहीं ना कहीं विश्व शांति की दिशा में भी मार्ग प्रशस्त रखा। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो भारत राष्ट्र राज्य ने आजादी के बाद अपने मेन एक फाउंडेशन, अपनी एक दीर्घकालीन नीति का मेन फाउंडेशन बनाया, जिसके नतायज आज हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया में एक अलग शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। आज दुनिया की तमाम ताकतें और तमाम जो है सत्ता के ध्रुव भारत को कहीं ना कहीं एक तरह से महत्व दे रहे हैं। और हम बात करेंगे कि इन परमाणु, इन अंतरिक्ष, इन विदेश नीति या फिर कृषि के तहत जो हरित क्रांति लाई गई, इसके अलावा श्वेत क्रांति लाई गई, फिर भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का आगाज किया गया। अगर हम मौजूदा मोदी सरकार की भी बात करें तो इस सरकार ने भी भविष्य के उन सारी योजनाओं को पहले ही एक तरह से पढ़ लिया और उसके बारे में भारत देश में उसकी कहीं ना कहीं आधारशिला बनाई। मैं बात करूंगा रिन्यूएबल एनर्जी का, मैं बात करूंगा ग्रीन हाइड्रोजन का, मैं बात करूंगा कि वो नई नई जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई है उसका, मैं बात करूंगा कि वो अलग अलग तरीके से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत सरकार ने उन सबको अभी से ही वरीयता और भारत सरकार ने अभी से ही उनको प्राथमिकता प्रदान की है। कहीं ना कहीं हम 2047 के विकसित राष्ट्र होने का सपना देख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो हमें उन चीजों को भी रेखांकित करना होगा जो भविष्य की भारत की विकास गाथा को लिखने का काम करेंगे। आज चंद्रयान जब चंद्रमा पर पहुंचा है और वह भी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है तो हमारा सीना गर्व से तन गया है, फूल गया है। हम इस बात को लेकर के मौजूदा सरकार को तो पूरी क्रेडिट तो देंगे ही कि उन्हें चंद्रयान 2 की विफलता के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और फिर से चंद्रयान 3 मिशन का एक तरह से अनाउंसमेंट कर दिया, उसके लिए बजट का एलोकेशन कर दिया। इसरो की टीम फिर उस हार के बाद भी, उस विफलता के बाद भी फिर से जिस तरीके से जद्दोजहद कर अपनी तमाम कमियों, अपनी तमाम गलतियों और अपनी तमाम खामियों को एक तरह से ट्रेस किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया और फिर उन्हें एक तरह से करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया और उसका नतीजा यह है कि 23 अगस्त के शाम 6 बजे भारत का चंद्रयान, वह तिरंगा लिए विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है और फिर उसके अंदर से प्रज्ञान निकलता है। वह प्रज्ञान जो चंद्रमा की तमाम एक तरह से स्थितियों का, वर्तमान और भावी स्थितियों का अध्ययन करेगा, पता करेगा और उन तमाम परिस्थितियों का आकलन करेगा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए, देश के आने वाले दौर के लिए एक तरह से नई, एक तरह से विकास की, जानकारी की, टेक्नोलॉजी की, ज्ञान की, एक तरह से अलग अलग विशेष प्रौद्योगिकी की एक तरह से आधारशिला रखेगा। तो मेरे आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम भारत के उन रहनुमाओं को, भारत के उन नीति नियामकों को इस बात के क्रेडिट देंगे कि 1950s में भी भारत के इतने गरीब होने के बावजूद, भारत के इतने अविकसित होने के बावजूद भविष्य की विकास की आधारशिला उन्होंने तैयार की और ये तमाम आयोग, संगठन, नीतियां, कार्यक्रम, कानून एक तरह से बनाए गए और उसका नतीजा आज हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं यह भी बात करूंगा कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगमन होता है तो हमारे हुक्मरान, मैं राजीव गांधी को क्रेडिट दूंगा कि 1985 में जब वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भारत में लाने में वो तनिक भी देर नहीं करते। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को लाने में भी तनिक देर नहीं किया जाता। अटल बिहारी वाजपेयी ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लेकर के वो तमाम
विकास की जो एक तरह से जो मध्य वर्गीय जो उस समय के जो एस्पिरेशन थे उसको लाने में कहीं चूक नहीं की, यह सोच करके कि हमारा निम्न तबके का क्या हालात होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि विकास कहीं ना कहीं ऊंचे से लेकर के नीचे तक रिश्ता है और इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, रूस विगत में कम्युनिस्ट इकोनॉमी रहा, लेकिन उन्होंने अंतरिक्ष, परमाणु, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने कभी भी उपेक्षा नहीं की, उसे अपनाया। और भारत के भी शासनाध्यक्षों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने, नीति नियामकों ने और देश की तकदीर लिखने वालों ने जो ये काम किया, उस बिसात पर आज की सरकारें, मौजूदा मोदी सरकार भी उस पर तेज दौड़ लगा रही है और इस बात की कहीं से भी एक तरह से गुरेज नहीं करती कि विगत की सरकारों ने ये कॉन्सेप्ट दिया है तो उस कॉन्सेप्ट को हम खारिज करें। उस कॉन्सेप्ट पर और तेज दौड़ लगा करके मोदी सरकार ने जो अभी फिलहाल जो अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, हम उन्हें तारीफ का पात्र मानते हैं। और देश के एक व्यापक फलक पर जब हम सोचते हैं तो इन पार्टीजन, इन आइडियोलॉजिकल और इन सेक्शनल फैक्शनल अलग अलग तरीके से सोचने की गुंजाइश नहीं होती। न इसमें किसी को क्रेडिट देने की बात है, न डिसक्रेडिट देने की बात है। क्रेडिट मिलता है तो देश को मिलता है, देश के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को मिलता है, देश की उस प्रतिभा को मिलता है, देश के उस तमाम संस्थानों और इदारों को मिलता है। इसरो अभी पूरी तौर से बधाई की पात्र है जो कि अपने इतने कम बजट में भी नासा जैसे शक्तिशाली संगठन जिसके पास $1 ट्रिलियन में बजट होता है उसके अब सामने खड़ी है। उसे नासा की तरफ से वो इज्जत मिल रही है जिस इज्जत की उसे दरकार थी। आखिर हमारे विक्रम लैंडर ने, हमारे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के उस ध्रुव को फतह पाया है जिस ध्रुव को दुनिया के किसी भी देश ने फतह नहीं पाया था। तो इस बात को लेकर के हम इसरो को पूरी तौर पर बधाई देते हैं, मौजूदा सरकार को भी बधाई देते हैं और विगत के उन सरकारों को भी बधाई देते हैं जिन्होंने भारत के इस दूरदर्शी लक्ष्य को एक तरह से समझा, परखा और उसकी तामीर की और उसके नतीजे आज 5, 6 या 7 दशक के बाद मिलने शुरू हो गए हैं। कभी भी देश की तकदीर या व्यक्ति की तकदीर या संस्थानों की तकदीर एक दिन में नहीं बदला करती, इसमें दशकों और शताब्दियां लगती हैं और उस का हम फल आज की पीढ़ी हमें एक तरह से उसका आस्वादन कर रही है, उसका कहीं ना कहीं फल चख रही है और हमें अब फिर से भविष्य की इबारत लिखने में फिर से जुट जाना चाहिए। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी यह बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।